जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। दोस्तों, आज मैं आपको नेचर के ऐसे लॉ अर्थात नियम को बताने जा रहा हूं जो युगों युगों से चल रहा है, अर्थात जो ब्रह्मांड का सनातन नियम है और नेचर इसे निरंतर फॉलो कर रहा है और निरंतर प्रगति के लिए इस नियम को फॉलो करवा रहा है। इस नियम को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस लॉ के बारे में अपने ग्रंथों पुराणों में वर्णन किया है। ये नियम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, अर्थात निरंतरता का नियम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति निरंतर इस सनातन नियम का पालन करते हुए करोड़ों अरबों सालों से विद्यमान है और अपना रूपांतरण करते हुए नित्य नूतन है। यही इसकी निरंतरता की खूबी है। पंच तत्वों का निरंतर रूपांतरण हो रहा है। वे पंच तत्व निरंतर नूतन है। कोई इसे चरैवेती कहते हुए इस ब्रह्मांड के सनातन नियम की प्रशंसा करता है, तो कोई इसे एकला चलोरे कहता है और इस नियम को फॉलो करते हुए कोई अकेला ही इस पथ पे चलते हुए पूरे पहाड़ को अकेला ही काट देता है। कोई इसे कहता है कि एकता में शक्ति है, तो यूनिटी बनाकर चलो तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। अतः ये सब निरंतरता का ही फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर चीज, हर शय चलने की ओर ही संकेत कर रही है। निरंतर नदी बह रही है, निरंतर हवाएं चल रही है, निरंतर सूर्य उग रहा है, निरंतर आकाश विद्यमान है और जिसमें हजारों ग्रह, नक्षत्र, तारे निरंतर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं और ब्रह्मांड के इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। इन्हें किसी समाज या देश की मान्यता या प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समाज और देश इस नेचर का ही हिस्सा है। पर जो अपने को इस नेचर से अलग समझकर कार्य करता है, तो उसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। अतः दोस्तों, ये जीवन निरंतर बह रहा है, निरंतर चल रहा है। जिंदगी के इस फलसफे को बताता ये फिलासफर गीत कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन की बारंबारता को दर्शाता है, निरंतरता को दर्शाता है। इस बार बार चलते रहने की प्रक्रिया को ही जीवन कहते हैं, जीवन धारा कहते हैं। दोस्तों, जीवन निरंतर बह रहा है, निरंतर चल रहा है। जीवन के इस फलसफे को बताता ये फिलासफर गीत जीवन की बारंबारता को दर्शाता है, जीवन की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। इस बार बार चलते रहने की प्रक्रिया को ही जीवन कहते हैं, जीवन धारा कहते हैं, क्योंकि लगातार जीवन और मृत्यु, फिर जीवन और मृत्यु, फिर जीवन और मृत्यु, यह क्रम लगातार चलता रहता है। यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसे कि लॉ ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ लाइफ लॉ ऑफ कर्मास से जुड़ा हुआ है, जिससे जीवन के अंदर निरंतर कर्म हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, जो जीवन को गति और प्रगति प्रदान करते हैं। इसलिए ये कर्म लगातार होने के कारण ये प्रारब्ध, किस्मत, भविष्य का निर्माण करते हैं, जो कि लॉ ऑफ लाइफ और लॉ ऑफ कर्मास के अनुसार वापस व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं और व्यक्ति के सुख दुख का कारण बनते हैं। दुख का कारण व्यक्ति के अकर्म है, क्योंकि जब कार्य के सिद्धांत के अनुसार कर्म की बारंबारता नहीं रहती है, अर्थात कर्म की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो उससे बनने वाले फल में भी कमी आ जाती है और वो कमी व्यक्ति के दुख का कारण बनती है। कोई भी व्यक्ति कर्मों की इस बारंबारता, कंटिन्यूटी को दोहराने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि समाज के कुछ नियम उसे इन कर्मों के प्रति उदासीन बना देते हैं और इस माइंड में प्रोग्रामिंग के चलते वो किसी काम को पूरा उत्साह से शुरू तो कर देता है, पर
उत्साह जल्दी ही खत्म हो जाता है और वो कार्य बरकरार रख पाने में सफल नहीं हो पाता है। अर्थात वो कार्य बरकरार रख नहीं पाने के कारण असफल हो जाता है और उसका इस बारंबारता से, कंटिन्यूटी से मोह भंग हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में समाज में जो सफलता के मापदंड है उसमें वो फेल हो जाता है। तो बार बार वो अपने काम धंधे को बदलता रहता है और अनुभव, संयम, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होने के कारण और बार बार आने वाले उतार चढ़ाव के कारण वो काम धंधे बदलता रहता है और अंत में निराश हो जाता है। इसलिए वो किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाने, निरंतरता नहीं रख पाने के कारण अपनी किस्मत को खराब बताने लग जाता है। इस उदासीनता के चलते और परिवार समाज के नियमों के दबाव में वो इस कर्म में मास्टर होते हुए भी छोटी मोटी नौकरी में संतुष्ट हो जाता है और खुद का कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। जबकि कर्म के नियम के अनुसार आपका कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है। इस नियम के अनुसार आपके किए हुए हर कर्म का फल आता है। यह फल भले ही अभी प्रकट नहीं हुआ है पर वो आगे जरूर प्रकट होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति ने उसमें करीब 100 हथौड़े मारे, लेकिन वो चट्टान नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही उसने 101वां हथौड़ा मारा तो वो चट्टान टूट गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चट्टान पर मारे गए 100 वार बेकार चले गए और उस पर मारा गया 101वां वार ही महत्वपूर्ण था। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उस व्यक्ति ने जो बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए पहला प्रहार किया था और लास्ट में 101वां प्रहार किया, दोनों और बाकी के सभी 101 प्रहारों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी की समान भागीदारी थी। सभी वार महत्वपूर्ण थे। यदि एक बार भी कम लगा होता तो वो चट्टान नहीं टूटती। उस चट्टान को तोड़ने में यदि पहली या 10वीं चोट के बाद यदि कोई रिजल्ट नहीं दिखा तो ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं। यदि व्यक्ति आगे चोट देना बंद कर दे तो उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल सकता है और वो इस प्रयास में फेल हो जाएगा, फेल कहा जाएगा। लेकिन जानकार और फलसफेकार इसे कहेंगे कि उसने बारंबारता अर्थात कंटिन्यूटी के नियम का पालन ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए उसे तो फेल होना ही था। ऐसा ही जीवन के साथ भी होता है। आपके किए गए हर कर्म का फल समान रूप से आता ही या आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात भविष्य में दिखाई देगा। इसलिए लगातार कर्म करते रहें। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का यही मूल मंत्र है कि आप लगातार कर्म करते रहें सफलता पाने के लिए। या वैसे ही यदि आपने लगातार कर्म किया तो उसके रिजल्ट भी आपको आश्चर्यजनक रूप से आने वाले हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी स्वयं कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फिर जो फल आएगा वो बहुत ही मीठा और आनंददायक होगा। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पर आधारित है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार कंटिन्यूटी इज ए की ऑफ सक्सेस, अर्थात लगातार कर्म ही सफलता की चाबी है। अर्थात सफलता की कुंजी या चाबी लगातार कर्म या कंटिन्यूटी है। इस नियम को फॉलो लगभग हर व्यक्ति कर रहा है, करता है, लेकिन जो इसे लगातार और सही दिशा में कर रहा है, ऐसे सफल व्यक्ति मात्र 20% है। बाकी 80% लोग इनकंटिन्यू होने के कारण अधर में हैं। इन्हें ना तो सफल कहा जा सकता और ना ही असफल कहा जा सकता है, पर ये लोग अपनी जीविका इस नियम का फॉलो करके कर रहे हैं और नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय वही छोटा मोटा। दोस्तों, सचिन ने लगातार 15 से 20 घंटे डेली प्रैक्टिस करके आज नंबर 1 क्रिकेटर बनने की सफलता हासिल की। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी भी फिल्म जंजीर से लेकर आज भी 74 साल की उम्र में लगातार 15 से 20 घंटे एक्टिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और नंबर 1 पर। लगातार साल भर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। हर गायक बार बार रियाज करके सफल होता है।
हर संगीतकार बार बार रियाज करके सफल होता है। हर एक्टर बार बार प्रैक्टिस करके सफल हो रहा है। रियाज शब्द खुद कहता है कि री अर्थात पुनः करो और याज अर्थात आज ही करो। अर्थात रियाज का अर्थ है कि बार बार करो और आज ही करो तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही। फिल्म लाइन में रियाज का बहुत महत्व है। रियाज और रीटेक, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन दो वर्ड पे टिकी हुई है। एक डायरेक्टर अपने फिल्म के सीन को इफेक्टिव बनाने के लिए बार बार उस सीन को दोहराने के लिए कहता है, रिटेक रिटेक और रिटेक। और कभी कभी यह रिटेक 100 से भी ज्यादा बार हो जाता है। अर्थात रिटेक मतलब दोहराना पड़ता है। 100 बार से भी ज्यादा रिटेक करना, दोहराना, मतलब सभी चीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए फिल्म की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक फिल्म को बनाने में 1 साल लग जाता है। कुछ डायरेक्टर और कुछ हीरो इसीलिए साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं और वो सफल फिल्म होती है, सुपर हिट फिल्म होती है। अतः यह रिटेक फार्मूला भी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के सिद्धांत पर मोहर लगाता है। दोस्तों, एक महान डॉक्टर एक गंभीर बीमारी की दवाई बनाने में प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहा और असफल होता रहा। 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार असफल हुआ, पर उन्होंने वो दवाई बनाना जारी रखा और अंत में 1001 बार में उन्हें सफलता मिली। यही कंटिन्यूटी की ऑफ सक्सेस है। अर्थात की ऑफ सक्सेस का मूल मंत्र कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी अर्थात की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, एक तेल कंपनी में कार्य करने वाला कारीगर कनस्तर एवं डब्बों को तेल में भरने का कार्य कई सालों से कर रहा था और ये कारीगर छोटे से भी छोटे होल के डब्बे में भी वो 8 से 10 फीट की ऊंचाई से बिना ढुले तेल सफलतापूर्वक भर सकता था, जबकि दूसरा व्यक्ति ये तेल भरने का काम 5 फीट के ऊपर से चौड़े गिलास में भी नहीं कर सकता। तो ये लगातार 10 या 20 साल की प्रैक्टिस का परिणाम है। यही कंटिन्यूटी की ऑफ सक्सेस है। दोस्तों, दशरथ माझी ने इस नियम का पालन करते हुए 110 मीटर अर्थात 360 फीट लंबा, 9.1 मीटर अर्थात 30 फीट चौड़ा और 7.6 मीटर अर्थात 25 फीट ऊंचे पहाड़ को मात्र छेनी और हथौड़े द्वारा काट दिया। इसमें उसे 22 साल लगे। इसलिए दशरथ माझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। यह लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का इफेक्टिव, ऑथेंटिक, जीता जागता उदाहरण है। अतः आप लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को समझ गए हैं। तो कंटिन्यूटी इज ए की ऑफ सक्सेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक सफलता मिलने वाली है और आप अवश्य ही सफल होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से यह ब्रह्मांड हमें पंच तत्वों के रूप में अग्नि, जल, वायु, आकाश और भूमि का आधार प्रदान करता है, वो निरंतर हमें इन तत्वों की आपूर्ति करता है और बिना रुके करता रहता है। इसी निरंतर आपूर्ति की सतत धारा में ही ये जीवन चलायमान है। अतः हमें भी उसकी इस निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ही सतत कर्म करते रहना है। तो दोस्तों, जीवन चलने का नाम है, तो चलते रहो सुबह शाम, ताकि जीवन की निरंतरता बनी रहे। जीवन धारा बहती रहेगी, क्योंकि लगातार जीवन और मृत्यु, फिर जीवन और मृत्यु, और फिर जीवन और मृत्यु का ये क्रम लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा, ताकि ब्रह्मांड का यह महत्वपूर्ण नियम लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ कर्मा से जुड़े रहे और
जीवन की इस निरंतरता को बरकरार रखे। अतः दोस्तों, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का इफेक्ट सहस्त्रों गुना हो सकता है, यह सिद्ध करते हुए दिखाया है हाईरिच में लगातार काम करते हुए R.K. मनहर जी ने। हाँ दोस्तों, ये आश्चर्य किया है उन्होंने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हुए 6 लाख लोगों की टीम बनाकर अपनी कंटिन्यूटी में सहस्त्रों गुना इफेक्ट डाल दिया है, या कहें उनकी कंटिन्यूटी में सहस्त्रों गुना इफेक्ट आ गया है। दोस्तों, R.K. मनहर जी ने पहले 4-5 माह में 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए थे, लेकिन उसके बाद अगले 6 से 7 माह में 35 लाख रुपए कमा लिए। अतः इसे ही सहस्त्रों गुना इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा ही चाइनीज बेम्बू इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, यदि आप हाईरिच से जुड़ गए हैं तो अपनी टीम बनाने की गति बढ़ा दें, और आप यदि नहीं जुड़े हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी डायल करें 750-900-476 और अपनी टीम बनाने में जुट जाएं, क्योंकि देरी कर दी तो जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं वो कोई और ले जाएगा और आप अपनी टीम बनाने में पीछे रह जाएंगे। अतः दोस्तों, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को अपनाएं और अपने जीवन में सहस्त्रों गुना फल लेकर आएं। धन्यवाद दोस्तों।